औरहान कहता है, चूंकि दस्तरख्वान तैयार है तो दीवान खत्म हो चुका है, आइए बैठते हैं, 2-4 लुक़मे खा लेते हैं। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, भाईजान मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां थे? औरहान कहता है, ये जलाल मेरे भाई पुरसुकून हो जाओ। अलाउद्दीन कहता है, दीवान में उस्मान सरदार ने अहम फैसले किए हैं। औरहान कहता है, चूंकि उन्होंने ये फैसले मेरे बगैर किए हैं तो यकीनन बहुत अहम होंगे। शाहीन शाह खड़ा होता है, आगे बढ़कर कहता है, अलाउद्दीन को उस्मान सरदार ने अपना नायब मुकर्रर किया है। औरहान भाई के कंधे पर थपकी देता है, फिर कहता है, मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो, आप मेरे बाबा के नायब बन गए। बस अफसोस इस बात का ये है कि अस्करी कैंप में हम एक साथ नहीं रह सकेंगे। अलाउद्दीन कहता है, आप भी कैंप में नहीं होंगे भाईजान। हलीमा और खलील हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। औरहान कहता है, ए अलाउद्दीन, सिपाहियों के सरबराह का ठिकाना भी अब तुम तय करोगे? अलाउद्दीन कहता है, भाई उस्मान सरदार ने आपको कमांडर के ओहदे से हटा दिया है और कल के लिए शाहीन शाह सरदार को कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, अब मुझे बताइए, दीवान के वक्त आप कहाँ गए थे, कहाँ थे आप? हलीमा परेशानी से कहती है, भाई बताइए ना आप कहाँ थे? औरहान गहरी सांस लेकर कहता है, मैं दुश्मन के पीछे गया था अलाउद्दीन। मैंने सोचा कि दीवान में मेरी पुश्त पर एक भाई मौजूद है जो मेरी जानिब से हिमायत करेगा। जब बाबा दीवान में कुर्बानी दे रहे थे तो तुम कहाँ थे? बाबा के अल्फाज पर कोई लफ्ज नहीं चढ़ सकता, ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। शाहीन शाह कहता है, मलून खातून के सिवा आखिर एक वालदा का बिल भी तो होता है। औरहान कहता है, जाहिर है मेरी वालदा ने वालदा के दिल से और रियासत की माँ के दिल से बात की, मगर आप सरदारान आपके सोच के तहत खामोश रहे। अलाउद्दीन कहता है, उस वक्त आपको मुझे इत्तलाह देनी चाहिए थी भाई, आपको दीवान में अपनी जगह लेनी चाहिए थी। औरहान पुरवक्कार अंदाज में कहता है, खामोश रहना भी अपनी जगह जाहिर करता है मेरे भाई, तुमने खामोश रहकर अपनी जगह खुद जाहिर की। फिर जेर कुर्ताई एक कदम आगे बढ़ता है और बुलंद आवाज में कहता है, सरदारान ये जगह दुरुस्त नहीं है। औरहान मजीद कहता है, तुम ठीक कहते हो, जेर कुर्ताई सरदार की मुनासिब जगह नहीं। ये कहकर वो तलवार निकालता है और आगे बढ़ जाता है। सिपाही औरहान को रोकने की कोशिश करते हैं मगर औरहान नहीं रुकता। शाहीन शाह आगे बढ़कर अलाउद्दीन को रोकता है और कहता है, अपने गुस्से में अपने भाई की कुर्बानी न दे देना अलाउद्दीन। दूसरी तरफ अंदर हकीम जख्मी उस्मान सरदार का इलाज कर रहा होता है। उस्मान सरदार तकलीफ से कराहते हुए कहते हैं, मेरे पांव तो बरसों के बदले लेते हैं मगर तुम किस चीज का बदला ले रहे हो हकीम? इस कमबख्त को आहिस्ता चलाओ। दरवाजा खुलता है। उस्मान सरदार हकीम को जाने का इशारा करते हैं। हकीम सर झुकाता है और खामोशी से चला जाता है। उस्मान सरदार नजरें उठाकर देखते हैं और कहते हैं, खैरियत, क्या तुम उस तलवार से वो सी आए हो जिसे हुक्म से काटा गया था? औरहान गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं अब आपका बेटा बनकर नहीं बल्कि बरसों से आपका कमांडर रहा हूं और आज मैं सरदार बनकर बात करूंगा। मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया? उस्मान सरदार धीरे से जवाब देते हैं, तुम बुरसा फतह नहीं कर पाए। मैं खामोश रहा क्योंकि सोचा कि औरहान के पास जरूर कोई वजाहत होगी, मगर दीवान में ना आने की कोई वजाहत नहीं है। औरहान कहता है, एक वजाहत है उस्मान सरदार। उस्मान सरदार सख्त लहजे में बोलते हैं, चुप हो जाओ, जो कहना था वो तुम्हें जाने से पहले कहना चाहिए था। औरहान रुकी हुई सांस के साथ कहता है, मैं कह नहीं पाया उस्मान सरदार, आपने मेरा इंतजार नहीं किया, ना ही मेरी बात सुनी। उस्मान सरदार ठहरे हुए लहजे में जवाब देते हैं, तुम्हें अपने भाई को बताना चाहिए था, अपनी वालिदा को बताना चाहिए था, इन सरदारों को बताना चाहिए था जिनसे तुम मशवरा करते हो। वो सब तुम्हें यही कहते, दीवान से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। तुम्हारे जाने से क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि उन सरदारों की बात सच साबित हो जो तुम्हें सरकश कहते हैं। नुकसान हमेशा तुम्हें हुआ और मुझे हुआ। जब तुम बरसा लेने गए मैंने अपना बुरान खो दिया, और जब तुम दीवान से गए तुमने अपनी कमांडरी खो दी। अब से तुम में और एक आम सिपाही में कोई फर्क नहीं। इसी लम्हे पीछे से अलाउद्दीन आता है, गुस्से में कहता है, खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ाइए भाई। औरहान खामोशी से मुड़कर अपनी तलवार निकालता है और कहता है, वो हथियार जो आपने बरसों पहले मुझे फतह की जिम्मेदारी के साथ बतौर तोहफा दिया था, जब आप समझते हैं कि मैं इसके लायक नहीं तो लीजिए, वापस ले लीजिए मेरे सरदार। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज पर राजी हूं, और अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो उस पर भी राजी हूं। दरवाजे पर औरहान खड़ा होता है, रोककर कहता है, भाईजान, मेरा मतलब है, मैंने सोचा था कि अलाउद्दीन और औरहान के दरमियान जो हुआ वो गलतफहमी है।
तुमने सोचा था जो तलवार हुक्म से वापस ली गई मैं इसे जबरदस्ती वापस ले लूंगा। अलाउद्दीन आहिस्ता से कहता है, वो वक्त हमें अच्छी तरह याद है जब आपने शादी की थी। इसी लम्हे हलीमा अंदर आती हैं और कहती हैं, औरहान भाई, अलाउद्दीन भाई। औरहान पलट कर कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, मैं भी तुमसे हिसाब लूंगा। ये कहकर वो अपनी म्यान हलीमा के हाथ में थमाता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। हलीमा परेशानी से अलाउद्दीन की तरफ देखती है। खामोश बोझल लम्हे फिजा में फैल जाते हैं। दूसरी तरफ औरहान किले से बाहर निकल चुका होता है। सोचों में डूबा हुआ अपने घोड़े के पास जाकर रुक जाता है। इसी वक्त खलील पीछे से आता है। औरहान घोड़े पर सवार होने लगता है कि खलील को आवाज़ देता है, आओ खलील आओ, आज हम बुरसा में रास्ता काट रहे थे और मजलिस में काई की कौम की एक खास शाख काट दी गई। खलील कहता है, मैं जानता हूँ सरदार, और अगर शाख कट गई है तो इसका मतलब है कि इससे मजबूत टहनी निकलेगी। औरहान आगे देखते हुए बोलता है, इस दरख्त के करीब जो लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर खड़े हैं तुम उन्हें भी देख रहे हो ना खलील? खलील जवाब देता है, मैं देख रहा हूँ सरदार, मैं उन्हें देखता हूँ। वो लोग जिन्होंने कुल्हाड़ियाँ सवार कर रखी हैं शायद वही कभी मेरे उस्मान सरदार के हाथ में ये भेजने की कोशिश करते हैं। औरहान मुट्ठी में उंगलियां दबाते हुए कहता है, और मेरे बाप को इस वक्त क्या दिखाई नहीं देता? जब मेरा बाप कहीं और देख रहा होता है तो मेरा भाई कहाँ देखता है? बताओ। मैं नहीं देख रहा, तुम क्या देखते हो? खलील पुरसुकून मगर मुसम्मम लहजे में कहता है, मेरे सरदार, आप जानते हैं कि हर कोई इख्तिलाफ और तफरीक से डरता है। शाहीन शाख की तरफ देखकर बोलता है। औरहान कहता है, बुरसा के बाद हम किसी भी तरह इस तफरीक को जन्म नहीं लेने देंगे। फिर वो सख्त लहजे में ऐलान करता है, आज से इस अजीम चिनार की कोई एक शाख, ना कोई फूल किसी को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना बाहर वालों को ना अंदर वालों को। ये कहकर औरहान अपनी छड़ी जोर से तोड़ देता है। खलील कहता है, वो जंगलबानी का खेल खेलते रहे मेरे सरदार, हम वहीं से अपना रास्ता जारी रखेंगे जहाँ से छोड़ा था। औरहान मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया खलील, और वो घोड़े पर सवार हो जाता है। खलील आहिस्ता से कहता है, आपका रास्ता मेरा रास्ता है मेरे सरदार। औरहान रुक कर कहता है, कबीले से वापस जाकर पहले अपने ऊपर लगी हुई गर्द झाड़ देना, फिर मेरी आंख और कान बने रहना खलील। खलील एहतराम से झुक कर कहता है, आप हमेशा आगे रहे मेरे सरदार, शुक्रिया। ये कहकर वो कबीले से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ नीलोफर खामोशी से खड़ी औरहान को जाता हुआ देख रही होती है। मंजर बदलता है। उस्मान सरदार तलवार हाथ में लिए खड़े हैं। इसी वक्त हलीमा अंदर दाखिल होती है। उस्मान सरदार कहते हैं, क्या हुआ हलीमा, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें अपने पीछे घसीट कर ले गया या तुम खुद ही उसके पीछे चल पड़ी? हलीमा जल्दी से जवाब देती है, नहीं बाबा, उन्हें तो खबर भी नहीं थी, मैं तो आपको उनकी फतह की खुशखबरी सुनाने आई हूँ। उस्मान सरदार चौंक कर कहते हैं, फतह की खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी हलीमा? हलीमा हिचकिचाते हुए कहती है, उन्होंने आपको नहीं बताया ना? उस्मान सरदार तेज लहजे में पूछते हैं, क्या नहीं बताया? हलीमा धीरे से बोलती है, शायद उन्होंने शर्म महसूस की होगी बाबा, सोचा होगा कहीं आप नाराज ना हो जाएं। उस्मान सरदार सख्त लहजे में कहते हैं, किस बात पर शर्म महसूस की? हलीमा जोश से कहती है, उन्होंने गैमलिक में कुस्तुनतुनिया से आने वाले लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया है बाबा। हलीमा पुरजोश लहजे में कहती है, उन्होंने वो बंदरगाह ढूंढ निकाली है बाबा जो बरसा को खुफिया साजो सामान और हथियार भेजती थी। उन्होंने बरसा के तमाम खुफिया ज़खायर और गोला बारूद को जमीन बोस कर दिया है। उस्मान सरदार चंद लम्हे खामोश रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, अच्छा, मुझे भी चाहिए था कि ऐसी ही फतह के साथ कमान मेरे हवाले करता। खैर, उसने आखिरी दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब उसे अपनी नई जिम्मेदारी एक बहादुर सिपाही की तरह मेरी खिदमत में अदा करनी होगी। हलीमा रंजीदा लहजे में कहती है, मेरे भाई ने यह हक नहीं खोया बाबा। उस्मान सरदार संजीदगी से कहते हैं, इसकी कमी बेशी का अंदाजा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ, और बस। फिर सख्त लहजे में कहते हैं, अब जाओ हलीमा, चली जाओ। हलीमा आहिस्ता कदमों से चलकर आती हैं, तलवार की नयाम अपने बाबा के सामने रखती हैं और खामोशी से वापस मुड़ जाती हैं। उस्मान सरदार तलवार को नयाम में डालते हैं, फिर उसे एक तरफ रखकर गहरी सोच में लेट जाते हैं। मंजर बदलता है। बुरहान घने जंगल में तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा है। हवा चेहरे से टकरा रही है, दिल में गुस्सा और दुख की आग भड़क रही है। एक मकाम पर पहुंचकर वो रुकता है, घोड़े से उतरता है और चंद लम्हे घोड़े को देखता रहता है, जैसे खुद से बात कर रहा हो। उसी दौरान हलीमा अपनी वालिदा के खेमे में दाखिल होती है, आंखों में आंसू, दिल में बगावत। हलीमा जज्बाती लहजे में कहती है, क्या मेरे भाई के लिए यही सिला होना चाहिए था वालिदा? मेरे भाई ने बरसों से नर्म बिस्तर नहीं देखा, मेरा बाबा ने ये क्या कर दिया है? मालून खातून ठंडी सांस लेकर कहती हैं, मेरी बेटी, तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम्हारा भाई बुरसा को तर्क नहीं करेगा। वो जानते हैं कि औरहान कभी अपनी राह से पीछे नहीं हटेगा। हलीमा बेकरारी से कहती है, तो क्या यही इनाम था? मेरा भाई रियासत के लिए लड़ा और बदले में उसे उसके अपने बाप ने तनहा कर दिया। मालून खातून नरम लहजे में कहती हैं, आह मेरी जिद्दी बेटी, आओ मेरे पास आओ। वो हलीमा को अपने गले से लगाती हैं, पुरसुकून हो जाओ बेटी। हलीमा आंसू पूछती है और पूछती है, माँ, आपने सरदारों की मजलिस में क्या किया था? क्या आपने मेरे भाई की हिमायत की थी? मालून खातून मजबूत आवाज में कहती हैं, क्या तुमने समझा कि मैं खामोश रही थी? मैंने वही किया जो उसका हक था हलीमा, मैंने उसके हक में आवाज उठाई थी। हलीमा पुरअज़्म लहजे में कहती है, मैं भी वही करूंगी वालिदा, मैं खामोश नहीं रहूंगी। मेरा भाई जहां जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगी।
मालून खातून सख्ती मगर मोहब्बत से कहती हैं, नहीं हलीमा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। फिजा में खामोशी छा जाती है। माँ की आंखों में खौफ और बेटी की आंखों में अज़्म जल रहा होता है। मालून खातून गुस्से और मोहब्बत के मिक्स लहजे में बोलती हैं, नहीं, अब तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। हलीमा हैरत व अंदोह में कहती है, क्या हुआ, क्यों हैरान हो? हलीमा झिझकते हुए कहती है, हाँ, मैं जंग पर चली गई थी, क्या आप भी बाबा की तरह मुझ पर नाराज होंगी? मालून खातून सख्त आवाज में जवाब देती हैं, तुम मेरी इजाजत के बगैर जंग पर चली जाती हो, मेरी इजाजत के बगैर बाबा के खैमे में दाखिल हो जाती हो, तुम कब मेरी बात सुनोगी? हलीमा कहती है, क्या मेरा दिल मुतमईन होता कि मैं अपने भाई को मैदान जंग में अकेला छोड़ दूं? फिर नर्म लहजे में शामिल करती हैं, परेशान मत हो, यकीनन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। फजा आहिस्ता कशीदा मगर एक उम्मीद की किरण के साथ ठंडी पड़ जाती है। मालून खातून सख्त लहजे में, जब तक कोई ऐसा सरदार जिसे मैं मुनासिब समझूं आकर तुम्हें दुल्हन बनाकर ना ले जाए, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। हलीमा दुखी आवाज में, माँ। मालून खातून सख्ती से, अब बैठ जाओ और अपने जहेज की तैयारी शुरू करो, तुम्हारे हाथ अब हथियार नहीं काम संभालेंगे। वो चादर दुरुस्त करती हैं और खेमे से बाहर निकल जाती हैं। हलीमा गम और बेबसी में वहीं बैठ जाती है, आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ गुरूर। दूसरा मंजर, सरदार उस्मान का खेमा। उस्मान सरदार तलवार को उसके नियाम में रखकर खामोशी से देखते हैं। उनके चेहरे पर फिक्र के साये गहरे होते जा रहे हैं। मालून खातून अंदर। उस्मान धीरी आवाज में कहते हैं, ये हथियार अपनी जगह पर है, जो हकदार होगा आकर ले जाएगा। अचानक उनकी सांस रुकने लगती है, चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। मेलून खातून चीखती हैं, उस्मान, उस्मान संभलिए। वो दौड़कर उनके करीब आती हैं, उनके सर को अपनी गोद में रखकर रोती हैं। मेलून खातून रोते हुए, आराज जल्दी आओ, सरदार आंखें खोलो। फलादियुस कैदी बोरान पर तशद्दुद करवा रहा है। बोरान जंजीरों में जकड़ा मगर आंखों में अभी भी गैरत की चमक बाकी है। तकफूर दिलचस्पी से कहता है, क्या कहा उसने? फलादियुस तंजिया अंदाज में पूछता है, वो कहेगा, क्या तुम जा रहे हो? तैमूर ताज पुरएतमाद है, तुम्हें? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं वाली तैमूर ताज को इंतजार मजीद नहीं करवाऊंगा, उसकी वजह से उस्मान बरसा का मुहासरा खत्म कर देगा। फलादियुस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम इस तैमूर ताज पर भरोसा करते हो? तैमूर ताज ठिठ्ठा मारकर जवाब देता है, जब जंग में तलवारें खामोश हो जाती हैं तब मफादात बोलते हैं। तैमूर ताज ये नहीं चाहता कि उस्मान मजबूत हो और हमें भी नहीं चाहिए कि बरसा फतह हो। फलादियुस कहता है, तैमूर ताज को उस्मान के मफाद या नुकसान की परवाह नहीं, मुझे अपनी जात का बदला लेना है। सारुस संजीदा होकर कहता है, जब वक्त आएगा तो फौजी कैंप पर हमला करोगे। बुरान इन बातों को सुन रहा होता है। साहिल पर ताजिर सामान उतार रहे होते हैं। एक सिपाही परेशानी से कहता है, ओहान ने बरसा आने वाली कश्तियों से खेत दबा कर दिए हैं। ताजिर हौसला देते हुए कहते हैं, परेशान मत हो, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। उसी वक्त एक ताजिर दूसरी तरफ देखकर बोलता है, ये तुम्हारे लोग हैं? दूर से एक आवाज आती है, चलो मेरे बहादुर, चलो तबाह कर दो। सिपाही गुस्से में चिल्लाते हैं, लानत हो, तुर्क सामान का दिफा करो, दिफा करो। फिर मंजर लड़ाई में बदल जाता है। सिपाही सामान को आग लगा देते हैं और बाजंतीनी यानी बेजंतीनी सिपाहियों से झड़पें शुरू हो जाती हैं। शोर, आग, धुआं और तलवारों की छनकार के साथ जंग भरपूर अंदाज में छिड़ जाती है।